हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी को समझा था। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, जिससे कि आपको बहुत ही वे में अच्छा वे में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट समझ में आएगा। और ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स का लास्ट क्लास होने वाला है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट यूनिट के पास चले जाएंगे। तो भैया, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सो आज के धमाकेदार सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले भैया बात करेंगे हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग को देखो आप लोग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द डेटा एंड रिपोर्ट्स दैट रिफ्लेक्ट ए बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक डेटा होता है और रिपोर्ट होता है जो बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को बताता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर it is used by internal and external stakeholder to make decisions, monitor performance and ensure the compliance। मतलब ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है इसका यूज एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स दोनों ही करते हैं बिजनेस को और बेटर वे में चलाने के लिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। मींस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक डेटा है, एक रिपोर्ट है जो जनरेट होता है अकाउंटिंग करने से, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन के हेल्प से या तो बिजनेसमैन या तो एक्सटर्नल यूजर्स जो डिसीजंस ले पाए कि हाँ ये बिजनेस सही है, बिजनेस में ऐसा ऐसा करने से और भी ग्रोथ हो सकता है बिजनेस को, तो भैया ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाता है। फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शंस टू प्रोवाइड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक सर्विस एक्टिविटी होता है जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्राइमरली फंक्शन इन नेचर अबाउट द इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू यूजफुल टू मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे पहले भैया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी करना होगा। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी कैसे होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद रेडी होता है, तो ही हम लोग ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दूसरे पार्टीज को दे सकते हैं। अगर वो मालिक भी कर सकता है, आइदर वे एक्सटर्नल पार्टीज लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो भैया पहला टाइप्स क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो पहला टाइप का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोले तो ये मेन टाइप का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है। इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें पता लगता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अगर बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस पता होगा तो ही हम लोग फर्दर डिसीजंस को ले पाएंगे। तो पहला टाइप के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये होता है। मतलब दिस इज द मेन टाइप ऑफ एंड कॉमन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एवरी यूजर्स नीड टू इन्फॉर्म इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ ए कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ ए कंपनी इफ द नेट प्रॉफिट इज वेरी है। अगर नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई है तो एवरी यूजर्स विल टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस डेटा। तो हर एक यूजर्स, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे आपके इंटरनल हो, तो जब नेट प्रॉफिट बहुत हाई है तो इसका बेनिफिट दोनों को ही मिलता है। ठीक है, तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का पहला टाइप जानना होगा, तो ही अपने को पता चलेगा। फॉर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन इट इज नेसेसरी बिजनेस हैज टू मेक द प्रॉफिट एंड लॉस। दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड नेक्स्ट कॉमन इंफॉर्मेशन इज फाइनेंशियल पोजीशन। वी फाइंड द पोजीशन बाय द सीइंग द बैलेंस शीट। मतलब पहला टाइप का जो फाइनेंशियल आपका मतलब पहला टाइप का जो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसमें दो चीज पता चलता है। एक तो बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक तो आपका पता चलता है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो क्योंकि आपके पास कितने एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, कैपिटल इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ये बेसिकली आपको पता चलता है पहला वाला टाइप का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हेल्प से। और साथ ही साथ बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट बोले तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चलता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉसेस है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट ऑफ कॉस्ट। देखो, सेकंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज अ वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट ऑफ कॉस्ट। तब दूसरा टाइप का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये है कि देखो, अगर यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, यू नीड टू नो व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट ऑफ कॉस्ट। अगर मान लो कि आप बिजनेसमैन हो या इंटरनल यूजर्स हो, अगर आपको पता ये करना है कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो उसका टोटल कॉस्ट या पर यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, तो ये जानने के लिए आपको ये टाइप का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के पास जाना होगा। मतलब ये टाइप का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको ये समझाता है कि सामान बनाने का टोटल कॉस्ट या पर यूनिट ऑफ कॉस्ट कितना होगा।
फिर नेक्स्ट टाइप का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट केस फ्लो। तो इस तरीके के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से अपने को पता चलता है कि बिजनेस में कितना केस आया है और कितना केस गया है या ये कितना केस जाने वाला है। दिस इज कॉल्ड द थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक अच्छा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? पहला बता रिलायबिलिटी होना चाहिए। मतलब जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो पर्सनल बायस से फ्री होना चाहिए। मतलब इसमें पर्सनल कोई इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, जो रियलिटी है उसको दिखाना चाहिए। जैसे कि समटाइम होता है ना कि हम लोग कुछ उल्टा फुल्टा या अकाउंट्स में छेड़छाड़ कर देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब पर्सनल बायस पर्सनल इंटरेस्ट में जुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए, पर्सनल बायस से फ्री होना चाहिए, तो तभी ये रिलायबल बनेगा। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। रिलायबिलिटी information mean it is verifiable, free from the bias and the material error। ठीक है। फिर रेलेवेंस होना चाहिए। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम लोग कोई डिसीजंस ले पाए, जो अच्छा डिसीजन में हमें हेल्प करे, तो ये होना चाहिए। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के इजिली अंडरस्टैंड हो कि बिजनेस में क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी, एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पढ़ के हम लोग ईयर बाय ईयर कंपेयर कर पाए। जैसे कि लेट सपोज 2022 में मेरा प्रॉफिट है 10 लाख रुपीस, अब 2025 में मान लो मेरा प्रॉफिट है 50 लाख रुपीस, तो मेरा प्रॉफिट कितना गुना बढ़ गया? 5 लाख। तो ये सब बढ़िया से होना चाहिए तो ही अच्छा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रेडी होता है। फिर नेक्स्ट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब बेसिकली जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस जो बनाता है उसके बेसिकली यूजर्स कौन होते हैं? तो 2 यूजर्स होते हैं। जैसे कि पहला यूजर्स होता है भैया इंटरनल यूजर्स एंड दूसरा होता है भैया एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे कि देखो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, आपने बैलेंस शीट बनाया, इससे क्या पता चला कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। अब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजेस किसको किसको होता है, मतलब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज कौन कौन लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये किसको किसको हेल्प करता है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब यूजर्स ऑफ इंटरनल, बेसिकली 2 यूजर्स होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब बिजनेस के अंदर के लोग जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करे, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल यूजर्स। और बिजनेस के बाहर वाले लोग जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के हेल्प से कुछ इन्फॉर्मेशन या डिसीजन ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स मतलब बिजनेस के अंदर के लोग, मतलब इंटरनल यूजर्स आर द यूजर्स हु एक्सेप्ट्स to the significant information at a micro level from the accounting records that useful for the decision making following internal user। पहला देखो सबसे पहला भैया इंटरनल यूजर होता है आपका भैया ओनर, मालिक। देखो अब मालिक को अपना पता होना चाहिए ना कि बिजनेस में कितना कैसा चल रहा है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, तो ही ना मालिक कोई डिसीजन ले पाएगा, नया नया कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएगा। तो पहला मालिक को ही हेल्प करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ओनर्स आर द पर्सन हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल इन ए business and bear the maximum risks, get a maximum reward। Since the owners have the invested in the capital in the business, they need information about how much profit is earned or loss incurred by the business। मतलब ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया तो ओनर को पता होना चाहिए कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। तो पहला यूज तो करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का ओनर, दूसरा कौन यूज करता है? मैनेजमेंट। अब देखो एक कंपनी में पूरा एक मैनेज करने वाले लोग होते नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और भी स्टाफ्स वगैरह होते हैं जो एंटायर कंपनी को मैनेज करते हैं। अब यूजर्स को, जैसे कि मान लो कि जो मैनेजमेंट है कंपनी के अंडर के यूजर्स है जो डे टू डे काम को कर रहे हैं, उनको भी तो पता होना चाहिए बिजनेस में क्या चल रहा है। बेसिकली मान लो कि बिजनेस जो भी प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहा है, तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट ऑफ कॉस्ट कितना लग रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, तो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चलता है कि पर यूनिट ऑफ कॉस्ट इतना ज्यादा है, मार्केट में लोग खरीद नहीं रहे, तो उसको इंटरनल यूजर्स उसका यूज करके कुछ तो उपाय निकाल के उस प्रोडक्ट के दाम को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो मैनेजमेंट इंक्लूड द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन एज वेल एज द रनिंग डे टू डे ऑपरेशन। मतलब मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को चलाते हैं। मैनेजमेंट नीड्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड स्ट्रेटेजीज सो हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए और कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज विद द अदर सिमिलर एंटरप्राइज। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मान लो कि मैनेजमेंट के पास आ गया, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को दूसरे एंटरप्राइजेस के साथ कंपेयर करता है, देखता है कि हमारे कंपनी में क्या लोग फुल से उसमें क्या चल रहा है, कि वो कितना अच्छा कर रहा है, तो हम लोग भी कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो इसको हेल्प करता है। फिर मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन टू प्लान फ्यूचर ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब एंटरप्राइज का फ्यूचर प्लान करने के लिए भी मैनेजमेंट इसका हेल्प करता है। तो ये भैया इंटरनल यूजर्स को हेल्प करता है।
फिर एक्सटर्नल यूजर्स जो बिजनेस के नहीं होते, बिजनेस के बाहर वाले लोग जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, तो वो कौन कौन से लोग हैं? तो सबसे पहले भैया होता है कौन? एम्प्लॉइज एंड वर्कर। कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज एंड वर्कर काम करते हैं तो बाहर वाले लोग होते हैं, कंपनी के अंदर वाले तो नहीं होते, हालांकि कंपनी में काम करते हैं लेकिन बाहर वाले लोग। तो दे आर द पीपल हु वर्क for an enterprise and paid wages, salaries, bonus, etc. as a remuneration. Usually employees are entitled to bonus increment at the year end. देखो एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं और डेली उनको मंथली बेसिस में, ठीक है, या डेली बेसिस में वेजेस या सैलरीज दिया जाता है, बोनस रेम्युनरेशन दिया जाता है उनके काम के बदले में। तो देखो, तो हमेशा एक एम्प्लॉय या वर्कर को ये चाहता है कि उनका इंक्रीमेंट हो, उनको बोनसेस मिले, या चाहते या नहीं चाहते, ऑब्वियसली चाहते हैं। तो सच बोनसेस एंड इंक्रीमेंट इज जनरली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज। अब देखो किसी भी एम्प्लॉय को या वर्कर को बोनसेस कैसे मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस, एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। और hence the employee use this accounting information to know the plan about their remuneration and future। अब मान लो कि एम्प्लॉय और वर्कर्स को पता चला इस साल हम लोग का कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है, तो उन लोग मालिक से बोलेंगे कब मालिक कंपनी का प्रॉफिट दबा के हुआ है, हम लोग को प्रॉफिट मिलना चाहिए, मतलब बोनस रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको हेल्प किया? एम्प्लॉयज को हेल्प किया ना, कि भैया हमको भी मिलना चाहिए क्या, लड्डू नहीं, क्या बोनस। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर मान लो कि कंपनी मान लो कभी भी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है कि भैया मुझे लोन चाहिए, तो उस टाइम एक कंपनी को भैया दिखाना पड़ता है ये है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे बैंक किसी को लोन नहीं देती है बबुआ लोग, ऐसे ही किसी को बैंक लोन नहीं देती है। लोन देने से पहले बैंक मांगती है क्या? भैया आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, तो ही मैं आपको लोन दूंगा। तो Banks and financial institutions are the organization which provide loans to the business enterprise। अर्लियर मैंने बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स जो बिजनेस को लोन देती है, तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीड्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, सो दे मेक द फॉलोइंग डिसीजंस। अगर मान लो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बैंक के पास होगा तो ही ना वो डिसीजन ले पाएगी कि भैया इनसे लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लोन कितना देना चाहिए अगर देना भी है तो, ठीक है। तो ये सब। फिर नेक्स्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब देखो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो पर्सन होते हैं जो भैया बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का नीड होता है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोगे इन्वेस्टर को तब मालूम चलेगा हाँ बिजनेस ग्रोथ में है, इस कंपनी को पैसा देना चाहिए। तो इन्वेस्टर को भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का नीड होता है। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे हम लोग सामान उधार में लेके आते हैं, ठीक है। मान लो कि मुन्नू है, मुन्ना से हम लोग सामान उधार में लेके आएंगे तो हमारे क्रेडिटर्स होगा नहीं होगा, बाद में उसे पैसा देना होगा। अब मुन्ना से हम चले हम लोग उधार मांगने, मुन्ना भाई हमको उधार दो ना, तो मुन्ना बोला चल भाग मैं तुम्हें तो क्यों उधार दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि देखो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मेरा कंपनी बार बार प्रॉफिट कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो भैया मुन्ना फटाक से इंप्रेस होकर मुझे लोन दे देगा। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्रेडिट मिला ही नहीं मिला, और बेस्ट से बात है मिला, ठीक है। देखो क्रेडिटर्स सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू द एंटरप्राइज, दे assess the financial position from the final accounts। creditor use the accounting information to assess whether should supply the goods and service to enterprise on the credit, and financial statement help them to understand what is paying ability of the enterprise। तो याद रखना ये क्रेडिटर को हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अब देखो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है या गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना चाहिए, ये भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चलता नहीं चलता है। तो भैया ऑब्वियसली पता चलता है कि गवर्नमेंट को कितना देना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट का कॉम्प्लायंस पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी पता लगने के लिए भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज एंड अथॉरिटीज यूज द अकाउंटिंग टू अडॉप्ट द वेरियस statistics which enables the policy decision। The government needs the financial statement of an enterprise to comply information regarding the national income, that is the total income of the country। This helps in making the policy। देखो पहला बात, सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाया नहीं रहता है, गवर्नमेंट आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से बहुत सारा पॉलिसीज में भी चेंजेस लाती है, इसलिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना पड़ता है। फिर या गवर्नमेंट उसका यूज करती है डिसीजन लेने में, नेशनल इनकम को सेटल करने में, देखने में कि इस साल कितना हुआ नेशनल इनकम, प्रोडक्शन कितना हुआ। द गवर्नमेंट levies various taxes on enterprise। भाई ऑब्वियसली मैंने बताया कि टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है। टू assess the whether the correct amount of tax have been paid by the enterprise, the government authorities need the financial statement of the enterprise। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि इस एंटरप्राइज को कितना टैक्स पे करना चाहिए,
तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू गवर्नमेंट को पता लग जाता है। फिर पब्लिक को भी, अब देखो बड़े बड़े कंपनी में पब्लिक शेयर खरीदती ही नहीं करती किसी भी कंपनी को, ऑब्वियसली खरीदती है। तो भैया शेयर को खरीदने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग पब्लिक हम लोग क्या चेक करेंगे, कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो कंपनी अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करेगी तो ही हम लोग चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये खत्म होता है चैप्टर, भैया ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे जहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 में और भी थियरीज और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। तो भैया आज का क्लास करता हूँ समाप्त, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग देखेंगे। और आपने इकोनॉमिक्स अगर नहीं देख रहे तो भैया इकोनॉमिक्स में जाकर देखो, हालांकि मैंने पूरा बढ़िया से इकोनॉमिक्स भी समझा के रखा हुआ है। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 हम लोग का खत्म हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों आज के धमाकेदार सेशन को एंड करता हूँ।